दोस्तों, एक विधवा महिला जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अ, दिखने में सुंदर थी। उसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल होती है और उसको किसी ने बताया कि सरकार जो है विधवाओं के लिए काफ़ी योजनाएँ लाई है। विधवाओं की काफ़ी मदद करती है सरकार। लेकिन ये सब जानने के लिए तुम्हें ब्लॉक जाना पड़ेगा और ब्लॉक में तुम्हें पता चलेगा कि विधवाओं को क्या-क्या लाभ मिलता है सरकार की तरफ से। दोस्तों, वो एक दिन डिसाइड करती है कि मैं ब्लॉक जाऊँगी और ब्लॉक जाने के लिए वो ऑटो पकड़ने ही वाली थी, तभी उसको पता नहीं कहाँ से वो भूल गई। वो ऑटो वाले से पूछती है, "भैया, तहसील चलोगे?" ऑटो वाला बोला, "हाँ, चलूँगा।" लेकिन कौन से तहसील चलोगे ये नहीं बताया। ऑटो वाले ने बिठाया और बिठा करके उसको तहसील ले जाकर छोड़ दिया और तहसील पहुँची। वहाँ पर एक वकील साहब मिलते हैं। वकील साहब जैसे ही विधवा महिला को देखते हैं, बस देखते ही रह जाते हैं और उसके बाद दोस्तों, उस वकील साहब ने उस महिला के साथ में जो कुछ भी किया, आप सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसे किसी के साथ कैसे कर सकता है, किसी मजबूर महिला के साथ में ऐसे कोई कैसे कर सकता है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है और सीख देने वाली कहानी है। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दरअसल यूपी का एक जालौन जिला है। ये कहानी उस जालौन जिले की है। दोस्तों, संध्या नाम की एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल है। उसके पति का देहांत जो है लगभग 2 साल पहले हो चुका था। उसका पति जो है दोस्तों, वो शराबी था। वो बहुत शराब पीता था। संध्या के जो माता-पिता थे वो काफ़ी गरीब थे और गरीब होने की वजह से उसकी संध्या की जो शादी है वो गरीब घर में कर देते हैं। और दोस्तों, जो संध्या का पति है वो पियक्कड़ था, दारू पीता था, गांजा पीता था और जुआ वगैरह भी खेलता था। जो संध्या का ससुर था उसका लगभग 4 साल पहले देहांत हो जाता है। उसके देहांत के बाद जितने भी जर ज़मीन थे वो उसके पति के नाम आ गई और जब उसके पति के नाम आ गई तो जो उसका पति था वो सब कुछ बेच करके वो अपना पी गया, जुआ खेल गया और उसके बाद लगभग 2 साल पहले उसकी भी मौत हो जाती है। अब जो संध्या थी वो एकदम अकेली हो गई थी। उसकी एक बेटी थी जिसकी उम्र लगभग 4 साल थी। अब दोस्तों, इसका जो गुज़ारा था, जो खर्चा था वो बहुत ही मुश्किल से चलता था। कैसे भी करके मज़दूरी मेहनत करके अपना गुज़ारा चलाती थी। वो ये सोचती थी मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? तभी किसी ने उसको बताया कि क्यों ना तुम ब्लॉक चली जाओ और ब्लॉक में विधवा महिलाओं के लिए सरकार बहुत से स्कीमें निकाली हुई है और तुम वहाँ जाकर के पता करो और तुम्हें सरकार की तरफ से मदद ज़रूर मिलेगी। और ये सुन कर के जो संध्या होती है उसको थोड़ी खुशी महसूस होती है। वो सोचती है हाँ, मैं ब्लॉक जाऊँगी और सरकार की जो भी योजनाएँ होंगी मैं उसका लाभ उठाऊँगी। दूसरे दिन वो तैयार होती है। तैयार होकर के जो उसकी बेटी थी वो अपने मायके छोड़ देती है। वो सोचती है मुझे कितना दिन जाना पड़े, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो मैं इसको कहाँ तक लाद के फिरती रहूँगी, तो अपने मायके छोड़ देती है, अपनी भाभी के पास, अपनी माँ के पास और अकेली हो जाती है और अकेले वो ब्लॉक के लिए निकलती है। लेकिन दोस्तों, उसका दिमाग कहीं न कहीं फिर जाता है। जब वो टेम्पो पकड़ने वाले होती है तो ऑटो वाले से कहती, "भैया, तहसील चलोगे क्या?" उसको ब्लॉक ब्लॉक बोलना था लेकिन वो तहसील बोल देती है। ऑटो वाला होता है, हाँ, वो कहता है, हाँ, चलूँगा तहसील। लेकिन कौन सा तहसील चलोगी ये वो भी नहीं पूछता और उसको तो इतना पता कुछ था नहीं। वो ले जाकर के एक तहसील छोड़ देता है। वो जिस तहसील में छोड़ता है दरअसल वो तहसील उसके अंतर्गत, जिस इलाके में वो रहती है उसके अंतर्गत वो तहसील आती ही नहीं है। वो दूसरे इलाके की तहसील थी। वहाँ पे पहुँचती है, तहसील के जब गेट पर पहुँचती है तो एक वकील साहब उसको मिल जाते हैं।
वकील साहब से वो कहती है, साहब मैं ऐसे ऐसे आई हूँ और मुझे ऐसा ऐसा काम है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो जो वकील साहब होते हैं वो कहते हैं, वो उसको देखते ही एकदम एक बार तो उसको नीचे से ऊपर देखते हैं। उन वकील साहब की उम्र जो होती है वो लगभग 50 साल की होती है। उन वकील साहब का नाम जो होता है वो मनीराम होता है, और वो देखते ही कहते हैं हाँ हो जाएगा। उसके बाद वो अपने तख़्त पर लाते हैं जहाँ पर वो बैठते हैं, उसको बिठाते हैं और बिठाने के बाद कहते हैं ठीक है, तुम अपना कोई डॉक्यूमेंट लाई हो? तो कहती है हाँ, आधार कार्ड देती है, पर देखते हैं। देखने के बाद वकील साहब सोचते हैं इसका तो ये एरिया लगता नहीं, ये तहसील लगता नहीं है। फिलहाल वकील साहब के दिमाग में कुछ और ही चलने लगा था। वो कहते हैं बैठो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब वकील साहब की जो नीयत थी वो उस महिला के ऊपर डोल गई थी, यानी संध्या के ऊपर खराब हो गई थी। दोस्तों, लगभग 12 से 1 बजे के टाइम वो तहसील पहुंची थी, कचहरी में पहुंची थी, और उसके बाद लगभग शाम को 5 से 6 बजे का वक्त हो गया था। वकील साहब उसको वहीं बैठाए हुए थे। इस बीच में उनका एक मुंशी होता है, वो आता है और संध्या को बैठे देखकर वो पूछता है, क्या हुआ मैडम, क्यों बैठी हैं? तो वकील साहब कहते हैं उनको बैठे रहने दो, तुम यहाँ पे आओ, ये काम लो और यह ये काम करके दूसरा काम निपटा के आओ। उसको काम में बिजी कर देते हैं, यानी उस महिला से बात करने का टाइम भी नहीं देते हैं वकील साहब उस मुंशी को, जिसका नाम रामचंद्र होता है। अब दोस्तों, मनीराम जो होते हैं अपने मुंशी को उस महिला से बातचीत करने का वक्त नहीं देते हैं। अब दोस्तों शाम हो जाती है। शाम होने के बाद जो मनीराम होते हैं वो संध्या से कहते हैं आज तो तुम्हारा काम होगा नहीं, एक काम करो, तुम्हारा यहाँ कोई रिश्तेदार हो तो उसके पास रुक जाओ, और सुबह जो है तुम 9 बजे यहाँ पे आ जाना और तुम्हारा काम हो जाएगा। दोस्तों, संध्या जो होती है वो कहती है कि मेरा यहाँ पर तो कोई है नहीं और मैं यहाँ पे किसी को जानती नहीं हूँ। तो वकील साहब कहते हैं कोई बात नहीं है, तुम मेरे घर चल के रहो। संध्या कहती है ठीक है साहब। अब जो वकील साहब होते हैं उनकी उम्र लगभग 50 साल होती है और संध्या की उम्र लगभग 27 से 28 साल होती है। तो वकील साहब उसको बेटा बेटा कह करके कहते हैं, और नीयत तो कुछ और ही होती है। संध्या जो होती है वो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के वकील साहब के साथ उनके बुलेट पर बैठती है और उनके घर चली जाती है। जब उनके घर पर पहुंचती है तो देखती है कि उनका 2 कमरे का घर होता है। अंदर पहुंचने के बाद देखती वहां पर कोई नहीं है, बाहर से ताला लगा हुआ है। ताला खोलते वकील साहब अंदर जाती है तो कहती वकील साहब आपके परिवार कहाँ पे, आपके बीवी बच्चे? तो कहते हैं नहीं, यहाँ पे कोई नहीं रहता, यहाँ पे मैं ही रहता हूँ। वो अपने घर रहते हैं। कहती है मतलब? कहते हैं मेरे और मेरे बीवी के बीच में बनता नहीं है, तो वो अपने घर पे रहती है, मैं अपने घर पे रहती हूँ। दरअसल दोस्तों, मनीराम की जो बीवी होती है वो एक प्राइमरी टीचर होती है, और मनीराम की आदतों की वजह से जो मनीराम की बीवी है वो अलग रहती थी। मनीराम की जो आदतें थी वो नए नए लड़कियों को, औरतों को फंसाना, उनके साथ में रंगरलियां मनाना, दारू पीना, शराब पीना, ये सब मनीराम की आदत थी। तो इसकी वजह से जो मनीराम की बीवी थी वो अलग रहती थी और मनीराम अलग रहते थे। तो जो संध्या होती कहती साहब फिर मैं कैसे रहूँगी? कहता कैसे रहोगी बेटा, जैसे कोई अपने बाप के घर में रहता वैसे ही रहोगी, और कैसे रहोगी? जब ये बात मनीराम कहता है तो संध्या जो होती वो जो भी उसके मन में चल रहा था वो सब शांत हो जाता है, और बिना किसी हेजिटेशन के वो उस घर में रुक जाती है। दोस्तों, मनीराम जो होता है वो बाहर से खाना ऑर्डर करता है, और खाना ऑर्डर करने के बाद दोनों खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद दोस्तों जो मनीराम होता है उसके खाने में कोई नशीला पदार्थ मिला देता है। संध्या जो है दोस्तों वो खाना खाने के बाद बेहोशी की हालत में चली जाती है, और जो मनीराम होता है दोस्तों वो पूरी रात उसके साथ में उस बेहोशी की हालत में अपनी मनमानी करता है और अपना जो हवस है वो मिटाता है। सुबह होती है, सुबह होने के बाद जब संध्या की आँख खुलती है तो वो अपने आप को आपत्तिजनक हालत में पाती है। उसके कपड़े खुले हुए थे, पूरी नग्न अवस्था में पाती है, और ये देख करके वो फूट फूट कर रोने लगती है।
मनीराम जो होता है वो कहता है रो क्यों रही हो, और तुम्हारा काम यहाँ पर नहीं होना है, तुम यहाँ से जा सकती हो। और अगर मनीराम जो है उसको धमकी भी देता है, कहता है अगर तुमने ये सब किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा, तुम्हारी बेटी को भी मरवा दूंगा, और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। संध्या जो होती है दोस्तों, वो कुछ ना कहते हुए वहाँ से बदहोश हवास में उठती है और सीधा अपने मायके जाती है। मायके जाने के बाद अपने बच्ची को लेकर और अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद दोस्तों खाना बनाती है, और खाना बनाने के बाद उसमें एक कोई जहरीला नशी पदार्थ जो है वो खाने में मिला देती है, और मिलाने के बाद खुद भी खा लेती है और बच्ची को भी खिला देती है। दोस्तों अब जो संध्या थी और उसकी बेटी का जब हालत बिगड़ने लगती है, तो कोई पड़ोसी था जो उसके घर पे आया था, और वो देख लेता है कि ये दोनों माँ बेटी छटपटा रही हैं। दोस्तों वो शोर मचाता है, आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, एम्बुलेंस बुलाया जाता है। एम्बुलेंस बुलाने के बाद दोनों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर इन दोनों का इलाज चालू हो जाता है। इलाज होने पर और इन वहाँ पर जब ले लाया जाता है, जो मनीराम का जो मुंशी था रामचंद्र, उसकी माँ की भी तबीयत खराब थी, वो भी वहाँ पर अपनी माँ को लेकर गया हुआ था। तभी देखता है कि ये महिला तो कहीं जाने पहचाने से लगती। फिर याद आता है कि अभी तो 2 दिन पहले कि वकील साहब के पास बैठी थी, और वकील साहब इसको अपने घर भी ले गए थे। तो जानने का उसको बहुत जिज्ञासा होती है कि ऐसा क्या हो गया कि भाई 2 दिन पहले ठीक ठाक थी और आज इसने ऐसा कदम उठा लिया, जहर खा लिया। दोस्तों जब संध्या को होश आता है, थोड़ा ठीक होती है, तो जो रामचंद्र होता है उसके पास जाता है, कहता है कि क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया। जो संध्या होती है उसको पहचान जाती है और उसके ऊपर भड़क जाती है, कहती तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम लोग जल्लाद हो, जानवर हो, तुम लोग एक वहशी दरिंदे हो। तो जो रामचंद्र होता है वो कहता तुम मेरे ऊपर भड़क क्यों रही हो, मैंने किया क्या है। दोस्तों फिर वो अपने स्तर से समझाने की कोशिश करता है। संध्या कहीं ना कहीं थोड़ा समझने का प्रयास करती है कि शायद वो इस तरह से नहीं है जिस तरह से वो वकील था। फिर थोड़ा शांत होती है और उसको उस दिन की सारी घटनाएं बताती है। फिर रामचंद्र जो था वो कहता तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गए। तो कहती है कि मैं पुलिस के पास जाऊं तो कैसे जाऊं, मैं अपनी बदनामी करवाने के लिए जाऊं, वैसे भी वो मुझे मरवा देता, मेरी बच्ची को मरवा देता, और मरवाने के बाद भी मेरी बदनामी होती। तो इससे अच्छा यही था कि मैं कुछ खा करके अपनी जान दे दूं। लोग वैसे भी मैं गरीबी से इतना परेशान हो गई हूँ, तंग आ गई हूँ, और उसका फायदा ऐसे लोग उठाते हैं, तो इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं बनता। दोस्तों ये सब सुन करके जो रामचंद्र था वे एकदम आग बबूला हो जाता है, कहता है ठीक है। जब संध्या ठीक हो जाती है उसको रिफर किया जाता है। रामचंद्र जो था वो संध्या को लेकर के सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और सारी कहानी बयां करता है। जो वहाँ के थाना इंचार्ज होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे पास सबूत है क्या कोई, जो मैं इस वकील साहब के खिलाफ एफआईआर लिखूं। तो रामचंद्र जो होता है वो कहता है मुझे पता है कि वो एक बड़े आदमी हैं और इसके लिए आप उनके खिलाफ एफआईआर नहीं लिखना चाहते, कोई बात नहीं। अब अगर आप एफआईआर नहीं लिखना चाहते तो मैं आपको बता दूं, मैं भी एक मुंशी हूं और मुझे भी कानून का कुछ तो थोड़ा बहुत जानकारी है ही है। आप नहीं लिखें कोई बात नहीं, मैं एसपी के पास जाऊंगा, एसपी भी नहीं सुनेंगे, मैं कमिश्नर के पास जाऊंगा, कमिश्नर भी नहीं सुनेंगे, मैं डीएम के पास जाऊंगा, किसी के पास जाऊंगी, और अगर कोई भी नहीं सुना मैं मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा, लेकिन मैं इस महिला को न्याय दिलाकर ही रहूंगा। ये मेरा अडिग निर्णय है और इस निर्णय को मेरे कोई बदल नहीं सकता। दोस्तों जो थाना इंचार्ज होते हैं उनको शायद ये एहसास होता है कि ये जो लड़का है ये कोई मामूली नहीं है। फिर वो मनीराम के खिलाफ एफआईआर लिखते हैं और लिखने के बाद मनीराम को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों बहुत सारे वकील जो हैं वो मनीराम के पक्ष में आते हैं।
बहुत सारे मनी राम के जो हित मित्र थे, काफ़ी बड़े-बड़े लोग थे, पीने खाने वाले लोग जितने भी थे वो सब मनी राम के पक्ष में आते हैं। उनके तरफ से जो रामचंद्र था उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। इस बीच में जो रामचंद्र के परिवार वाले भी थे, वो भी उसका साथ छोड़ देते हैं। जो वकील लोग थे वो रामचंद्र को डराते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं तुम्हें इस कचहरी परिसर में कोई काम नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा। तो रामचंद्र कहता है ऊपर वाले ने मुझे 2 हाथ 2 पैर सही सलामत दिया है और मुझे तुम्हारे चोरी चकारी के पैसों में से कुछ नहीं चाहिए। ऊपर वाले ने मुझे हाथ दिया, मैं ईमानदारी से 4 पैसे कमा सकता हूँ, खा सकता हूँ और अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकता हूँ, लेकिन ये अन्याय मैं नहीं देख सकता। दोस्तों, जो ये सब जो जितनी भी कहानी थी वो मनी राम की जो पत्नी है उसके कानों तक पहुंचती है। वो भी सोचती है कि अब यही सही मौका है मनी राम को सलाखों के पीछे डलवाने का। वो भी रामचंद्र से मिलती है, संध्या से मिलती है और मनी राम की जो पत्नी वो भी उनका साथ देने लगती है। दोस्तों, करते कराते दोस्तों 2 साल का वक्त बीत जाता है। 2 सालों में जब आखिरी बार बहस हुआ, रामचंद्र एक वकील करके रखा था और जो मनी राम थे वो अपना केस खुद लड़ रहे थे। जो जज साहब थे वो एक महिला थी। महिला जज साहब जो थी वो मनी राम से सवाल करती हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि अगर ये महिला गलती से वहां पर पहुंच गई थी और तुमसे गुहार लगाई कि अगर मुझे कुछ मदद कर दो और तुमने ये देखा कि इस महिला का यहाँ से काम नहीं होगा, तो तुमने उसको 5-6 घंटे बिठाकर क्यों रखा? और बिठा कर रखा तो रखा, लेकिन उसको अपने घर क्यों ले गए? इसका है कोई जवाब तुम्हारे पास? लेकिन मनी राम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। मनी राम तो कांड किया ही था। दोस्तों, इसके बाद जो जज साहिबा थी उन्होंने मनी राम को 20 साल की सजा सुनाई। उसके बाद दोस्तों, जो मनी राम सजा पाने के बाद जो रामचंद्र थी और जो संध्या थी, संध्या जब मनी राम को सजा हो जाती है, रामचंद्र के सीने पे सर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। क्योंकि दोस्तों लगभग 2 साल ये दोनों एक साथ में जा कर के उस केस को लड़े थे और सुख दुख आपस में बांटे थे, तमाम फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना किए थे। और जो मनी राम की पत्नी थी उसके सुझाव पर इन दोनों ने बाद में एक दूसरे से शादी कर ली। 2024 में मनी राम को जेल हुई और 2024 में ही संध्या और रामचंद्र ने आपस में शादी कर ली और अब इन दोनों की जिंदगी जो है आपस में बहुत ही खुशी से बीत रही है। इन दोनों का एक बेटा भी जन्म ले चुका है और ये दोनों अपनी जिंदगी खुशी से बिता रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, क्या सोचना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, किसी रियल स्टोरी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।